सोचो एक दिन इंसान अपना सारा सामान बांध के मार्स की तरफ रवाना हो जाएगा, पर क्या ये कभी आम इंसानों के लिए पॉसिबल भी हो पाएगा? मार्स तक पहुंचने में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं, और ये भी सिर्फ तब जब अर्थ और मार्स अपने ऑर्बिट के सही पोजीशन पर हो। मतलब तुम स्पेस में आधा साल से ज्यादा एक मेटल कैप्सूल में बंद होकर एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारे अलावा और कोई भी जीव मौजूद नहीं होगा। और जब तुम पहली बार अपने घर पृथ्वी से एक दूसरे प्लेनेट पर उतरोगे तो वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होगा। हवा में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तक नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए, और हर कुछ दिनों में तुम्हारे सामने ऐसे स्टॉर्म्स आएंगे जो पूरे प्लेनेट को अपने अंदर समेट लेंगे। ये स्टॉर्म्स हमारी अर्थ पर होने वाली स्टॉर्म्स जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। एक बार आने पर ये महीनों तक चल सकते हैं और तुम्हारे सोलर पैनल्स को ब्लॉक करके तुम्हारी इकलौती एनर्जी सोर्स को भी काट सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब किसी तरह तुम ये सारी चुनौतियां पार कर लोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम कितने अकेले हो। ऐसा अकेलापन नहीं जो तुम्हें यहाँ धरती पर रहते हुए फील होता है, बल्कि ये कुछ और होगा। तुम और तुम्हारे टीम के अलावा इस पूरे प्लेनेट पर कोई नहीं होगा। न चिड़ियों की चहचहाहट, न पेड़ पौधे, न ग्रीनरी, न नदियों का बहता पानी, न नीला आसमान। चारों तरफ सिर्फ लाल मिट्टी, लाल पहाड़ और एक कभी ना खत्म होने वाली खालीपन। और वापस आने के लिए तुम्हें अब कम से कम 26 महीने इंतजार करना होगा, क्योंकि अगला लॉन्च विंडो सिर्फ 26 महीने बाद ही मिलता है। तब तक तुम्हें यहीं पर कैद होके रहना होगा। ये इसीलिए क्योंकि मार्स और पृथ्वी अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस पर सूरज के चक्कर लगाते हैं, जिससे दोनों प्लैनेट के बीच का फासला साल के हर दिन एक समान नहीं होता। ये डिस्टेंस सबसे कम 54 मिलियन किलोमीटर से लेकर सबसे ज्यादा 400 मिलियन किलोमीटर तक हो सकता है। जब मार्स अपने सबसे दूर पॉइंट पर होता है तो उस तक पहुंचने में लाइट को भी लगभग 22 मिनट लगते हैं। लेकिन हर 26 महीनों में एक ऐसा दिन आता है जब धरती और मार्स एक ऐसे पॉइंट पर होते हैं जहां ये दोनों सबसे करीब और एक ही अलाइनमेंट में होते हैं। इसी वक्त सबसे कम फ्यूल में धरती से मार्स तक सफर किया जा सकता है। आज के वक्त हमारे पास जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसको लॉन्च करने में एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इमेजिन दिस कि एक 5 लाख किलो का रॉकेट जिसका लगभग 80 से 90% हिस्सा सिर्फ फ्यूल होता है, यानी 4 लाख से ज्यादा किलो प्रोपेलेंट सिर्फ इसीलिए जला दिया जाता है ताकि ये अपने ऊपर रखे पेलोड को स्पेस में थ्रो कर सके, और ये सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलने के लिए। मार्स तक पहुंचने का तो सफर भी अभी शुरू भी नहीं हुआ। सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी वेल से निकलने के लिए इसे लगभग 9.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है, जिसका मतलब 33,800 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। फिर मार्स तक पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा पुश लगता है जो कि स्पीड को लगभग 47,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाती है। सीधा सीधा एक लाइन में कहें तो मार्स के सिर्फ एक ट्रिप में 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ रॉकेट, ग्राउंड सिस्टम, मिशन ऑपरेशन और स्पेस ग्रेड हार्डवेयर मिलाकर एक सिंगल मिशन आमतौर पर 100 मिलियन से लेकर 2 बिलियन तक कॉस्ट कर सकता है। और अगर मार्स में एक पूरी ह्यूमन कॉलोनी बसानी हो तो ऐसे मल्टीपल लॉन्चेस की जरूरत होगी, जिसमें हमें ऐसे हैबिटेबल मॉड्यूल्स को पहले भेजना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स और फूड प्रोडक्शन मॉड्यूल्स शामिल हो, ताकि वहां पहुंचते ही ह्यूमंस अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। साथ ही पावर सप्लाई के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स या सोलर फार्म्स, मार्स के हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए हैबिटेंट्स और रेडिएशन शील्डिंग्स, और ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो इस टेरेन को मैप करे और रिसोर्सेस लोकेट करे। और ये सब ह्यूमंस से काफी पहले अलग अलग हैवी कार्गो रॉकेट्स में भेजना पड़ेगा, ताकि जब पहला इंसान मार्स की मिट्टी पर अपने कदम रखे तो एक फंक्शनल बेस ऑलरेडी तैयार हो। पर जब पहले ह्यूमंस वहां पहुंचेंगे तो उनके पास एक और बड़ी चुनौती होगी एग्रीकल्चर की। मार्स पर एग्रीकल्चर के लिए हमें सॉइललेस मेथड का यूज करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, जहां प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर सोल्यूशन में ग्रो किया जाता है, ताकि मार्स के सरफेस पर हम खुद का फूड प्रोड्यूस करके एक सेल्फ सस्टेन
सस्टेनिंग सेटलमेंट बना सके। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। जब इंसान पहली बार अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा तो अगले 6 महीनों तक उसे एक वैक्यूम के अंदर से ट्रैवल करना होगा और यहाँ इस डीप स्पेस में इंसानी शरीर और दिमाग को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है माइक्रोग्रेविटी। जैसे ही इंसान के शरीर को ग्रेविटी का पुल नहीं मिलता, शरीर में कई तरह के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होने लगते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को सीरियस हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। धरती पर ग्रेविटी हमारे शरीर के फ्लूइड्स को हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में ये फ्लूइड्स शरीर के हर हिस्से में बराबर फैल जाते हैं। इससे शरीर को लगता है कि उसके पास फ्लूइड्स एक्सेस में है और फिर वो अपने आप ब्लड वॉल्यूम को कम करने लगता है, जिससे लॉन्ग टर्म में बॉडी में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके दिल को जरूरत से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है सिर्फ ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने के लिए। लॉन्ग टर्म माइक्रोग्रेविटी में रहने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बोन्स में। बोन्स एक्सट्रीम स्ट्रेस में अपना मास लूज करती रहती है, जिससे बोन फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हर महीने लगभग 1 से 1.5% बोन डेंसिटी कम हो सकती है और मार्स पे उतरने के बाद ये चीज फ्रैक्चर्स के लिए रियल डेंजर बन सकता है। इसी के साथ एस्ट्रोनॉट्स के मसल्स भी इस दौरान काफी वीक होते जाते हैं, जिससे उन्हें फिजिकल टास्क करने में काफी मुश्किल होती है। लंबी ड्यूरेशन तक माइक्रोग्रेविटी का एक्सपोजर आपके इम्यून सिस्टम से लेकर विजन तक को अफेक्ट करता है और इतने महीनों माइक्रोग्रेविटी में ट्रैवल करने के बाद जब हमारे पहले इंसान मार्स की धरती पर अपने कदम रखेंगे, उस वक्त उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और मेंटली अजाइल होने के बजाय अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी। सोचिए हर एक इंसान कितने एक्सट्रीम स्ट्रेस में होगा मेंटली एंड फिजिकली जब वो इस स्टेट में सिर्फ मार्स पर पहुंचे ही होंगे। उनका एडवेंचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा और उनकी हालत पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसशिप में हर रोज कई घंटों तक इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है, लेकिन फिर भी माइक्रोग्रेविटी के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें टायर्ड और फिजिकली वीक बनाने के लिए काफी होते हैं। मार्स पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज होगी रेडिएशन। धरती पर हर एक जीव को अर्थ का थिक एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड बचाता है जो हार्मफुल रेडिएशन को रोक लेता है, लेकिन मार्स पर ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को 2 तरह की रेडिएशन फेस करनी होगी। कॉस्मिक रेज जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, दूसरा सोलर पार्टिकल्स जो डायरेक्टली हमारे सूरज से आते हैं। ये रेडिएशन कैंसर होने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देते हैं और ये इंसान के डीएनए तक को डैमेज कर सकती है और इन सब के बीच क्रू को सालों तक अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर मार्स पर अकेले रहना पड़ेगा, जो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकता है। मार्स और अर्थ के बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि रेडियो सिग्नल को आने जाने में कई मिनट्स लगते हैं। एक मैसेज भेजना या रिसीव करने में 20 से 25 मिनट का डिले होता है, डिपेंडिंग ऑन मार्स की उस वक्त की पोजीशन। इसका मतलब है कि किसी भी गलती की सिचुएशन में क्रू को सारे इंपॉर्टेंट फैसले खुद से लेने होंगे, स्पेशली टेक्निकल वर्क्स जैसे ऑक्सीजन मेंटेन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, वेस्ट मैनेजमेंट और मार्स में मौजूद सेटलमेंट्स को रिपेयर करना, क्योंकि किसी भी क्रिटिकल सिस्टम फेलियर का मतलब यहाँ एस्ट्रोनॉट्स की जान तक जा सकती है। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट। जब एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने का लंबा सफर करके मार्स पर लैंड करने वाले होते हैं तो उन्हें एक और बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। धरती के मुकाबले मार्स का एटमॉस्फेयर 100 गुना पतला होता है। इसका मतलब कि जब स्पेसक्राफ्ट यहाँ लैंड करेगा तो प्रोपल्शन सिस्टम को इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करना होगा कि वो सक्सेसफुली अपने स्पीड को रिड्यूस करके इस हैवी स्पेसक्राफ्ट को मार्स की सरफेस पर स्मूथली लैंड करा सके। लेकिन सक्सेसफुली लैंड होने के बाद भी उनके प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होते। मार्स पर ऐसे जाइगेंटिक स्टॉर्म्स आते हैं जो कई किलोमीटर ऊंचे होते हैं और अपने साथ थिक रेड डस्ट उठाकर पूरे आसमान को हफ्तों तक ढक लेते हैं। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स स्पेशली सोलर पैनल्स पूरी तरह से डस्ट से ढक सकते हैं, जिससे एनर्जी सप्लाई कट हो सकती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है टेम्परेचर। दिन में स्पेशली इक्वेटर के पास
टेम्परेचर थोड़ा अर्थ लाइक लग सकता है, लेकिन जैसे ही रात होती है मार्स का सरफेस एक डीप फ्रीजर बन जाता है, -70 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस्ड हीटिंग और कूलिंग कैप्सूल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहकर मार्स को एक्सप्लोर कर सके। वहीं पर उन्हें अपनी जरूरत की चीजें बनानी होंगी। उसके बाद उन्हें बेस के बाहर निकलकर नए रिसोर्सेज डिस्कवर करने पड़ेंगे ताकि उनके बाद आने वाले लोग यहाँ सेटल हो सके। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें ईवी व्हीकल्स चाहिए होंगे जिससे वो दूर तक ट्रैवल कर सके, और बाहर निकलने के लिए उनके पास ऐसे एडवांस्ड और हाईली मैन्यूवरेबल स्पेस सूट होने चाहिए जो मार्स के एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल कर सके। धीरे धीरे यहाँ रहते हुए उन्हें एडिक्वेट पावर सप्लाई सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, आइडियली न्यूक्लियर पावर फ्यूजन सिस्टम। लेकिन मार्स में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना धरती के मुकाबले कई गुना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेसिव कैलकुलेशंस, प्रिसीशंस, मेजरमेंट्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का एक्सट्रीम ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर फ्यूल को धरती से मार्स तक ले आना भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। फाइनली इतने सारे काम पूरे होते होते 2 साल बीत चुके होंगे और फिर आएगी घर लौटने की बारी। लेकिन ये जर्नी वैसे नहीं होने वाली जैसे ये लोग यहाँ आए थे। मार्स से एस्केप करते वक्त हमें ह्यूज लॉन्च पैड्स और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत होगी। फंक्शनल लॉन्च पैड यहाँ कंस्ट्रक्ट करना होगा और एक स्पेशल रॉकेट डिजाइन करना होगा जो मार्स की हल्की ग्रेविटी और पतले एटमॉस्फेयर से एस्केप कर सके। इसीलिए रॉकेट को लिफ्ट ऑफ के लिए ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होगा। और आखिरकार वो दिन आएगा जब इंसान 3 साल मार्स में रहने के बाद पहली बार धरती पर लौटने को तैयार हो जाएगा। इस रिटर्न ट्रिप में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना पृथ्वी से मार्स जाने में लगा था, जिसका मतलब क्रू को एक बार फिर से वही माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और कैप्सूल ट्रैवल को फेस करना पड़ेगा जो उन्होंने पहली बार जर्नी में महसूस किया था। अब सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस चुनौती के लिए सच में तैयार हैं? क्या हम अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगा के कभी मार्स पर अपना पहला कदम रखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।